सो हम डिटेल से स्ट्रक्चरल मॉडलिंग जो फाइनाइट एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अभी मटेरियल पर जाएंगे, मटेरियल मॉडलिंग और फिर क्रॉस सेक्शन, मेंबर्स और स्ट्रक्चर। सो ये मैंने उसी ऑर्डर में लिखे हैं जिस ऑर्डर में मैं कोई भी बाकी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आई थिंक आपने लास्ट लेक्चर्स वगैरह में देखा होगा कि मटेरियल मॉडल, सबसे पहले मटेरियल डिफाइन होता है, उसके बाद क्रॉस सेक्शन होता है और फिर उसके बाद मेंबर होता है, फिर उसके बाद फुल स्ट्रक्चर होता है। सो फुल स्ट्रक्चर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो मेंबर्स से लेता है, मेंबर्स अपनी प्रॉपर्टीज क्रॉस सेक्शन से लेते हैं और क्रॉस सेक्शन अपनी प्रॉपर्टीज मटेरियल से लेता है। सो हर लेवल के ऊपर प्रॉपर्टीज ऐड अप होती जाती हैं। मसलन मटेरियल प्रॉपर्टीज जब क्रॉस सेक्शन लेवल पे जाएंगी तो उसमें क्रॉस सेक्शन की ज्योमेट्री भी ऐड हो जाएगी। तो क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज का मतलब है क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्री एज वेल एज मटेरियल प्रॉपर्टी जो उसके साथ अटैच कर दी गई है। इसी तरह जब क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज मेंबर लेवल पे जाएंगी तो मेंबर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी लेंथ, उसका एंगल और बाकी जो ज्योमेट्री है उसकी मेंबर की, वो ऐड हो जाएगी क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी में और फिर मेंबर प्रॉपर्टी से मिल के स्ट्रक्चर की ग्लोबल प्रॉपर्टी बनेगी। तो आप डिफाइन करते हैं मटेरियल, क्रॉस सेक्शन और मेंबर्स, इनसे बन जाता है स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर की ग्लोबल के मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाएगा। सो हर वो प्रॉपर्टी जो आपने देनी है के मैट्रिक्स बनाने के लिए, वो या तो मटेरियल प्रॉपर्टीज में आ रही होगी या क्रॉस सेक्शंस में या मेंबर में। सो मेन जो डिफाइन करनी होती है चीजें वो तो यही दो हैं, मटेरियल्स और क्रॉस सेक्शंस। मेंबर्स तो डायरेक्टली ड्रॉ कर दिए जाते हैं। तो जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो बैक एंड पे ऑटोमेटिकली जो उनका एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, जो उनकी लेंथ है, कोऑर्डिनेट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, कनेक्टिविटी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, अटैच हो जाता है। सो आपने सिर्फ ड्रॉ करना होता है मेंबर और बैक एंड पे उसको क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी देनी होती है। क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी के अंदर ऑलरेडी मटेरियल प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है। सो बस इसी ऑर्डर में चलेंगे। मटेरियल्स में सबसे पहले मटेरियल का भी एक लोकल एक्सेस होता है 1, 2 और 3 और ये बाय डिफ़ॉल्ट x, y और z के साथ अलाइन होता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि एक 3 डायमेंशनल मटेरियल में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप्स हैं वो सिंपल हुक्स लॉ जो आपने पढ़ा हुआ है 1 डायमेंशनल वाला, उससे कवर नहीं होंगे। ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है ये सिर्फ 1 डायमेंशनल मटेरियल के लिए, या यूं समझ लें कि किसी एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये वैलिड है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आप 3D मटेरियल एज्यूम करें तो उसके 6 स्ट्रेस कंपोनेंट्स होंगे और वो 3 जो होंगे वो डायरेक्ट स्ट्रेसेस होंगे, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3, यानी ये सिग्मा 1, 1, सिग्मा 2, 2 और सिग्मा 3, 3, और 3 शेयर स्ट्रेसेस होंगे। ये आपने जो बेसिक मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, उसमें भी देखा होगा। सो सिंगल डायमेंशनल केस के लिए ये हुक्स लॉ है और इसमें भी जाहिर है कि एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि ई आपने कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ है। इस पूरे लेक्चर के अंदर ई हम एक कांस्टेंट नंबर एज्यूम कर रहे हैं बिकॉज हम लीनियर इलास्टिक मॉडलिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में ये ई कांस्टेंट नहीं होगा। द एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वो नॉन लीनियर हो सकता है रियल केसेस में, शुरू से ही नॉन लीनियर भी हो सकता है और शुरू में इलास्टिक रह के या लीनियर रह के आगे जाके नॉन लीनियर भी हो सकता है। सो डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस स्ट्रेन मटेरियल्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर दिस बिहेवियर। और फिर अभी ये तो मोनोटोनिक स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हो रही है। अनलोडिंग अगर की जाए और फिर रीलोडिंग की जाए तो उसके हिसाब से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं या सोचे जा सकते हैं। सो 3 डायमेंशंस में जो आइसोट्रोपिक मटेरियल होगा उसकी कंप्लीट जो स्ट्रेस स्ट्रेन पिक्चर है वो ये होगी, सिग्मा इज इक्वल टू दिस ई इंटू एप्सिलॉन। अब यहाँ पर एप्सिलॉन असल में कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इस एप्सिलॉन वेक्टर को, सिग्मा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है सिग्मा वेक्टर को और ई कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इस डिटेल्ड मैट्रिक्स को। सो अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा एक्शन या कौन सा स्ट्रेस कंपोनेंट किस स्ट्रेन कंपोनेंट के साथ कैसे लिंक हो रहा है। ये एक
मल्टीप्लिकेशन आप कैरी आउट करके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल जो सिग्मा एक्स है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में डायरेक्ट स्ट्रेस है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जो डायरेक्ट स्ट्रेन है वही कॉज नहीं कर रहा, बल्कि वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में भी जो स्ट्रेन्स हैं वो थोड़ी बहुत इफेक्ट उस पर कर रहा है, बिकॉज ये आपके पास यहाँ पे ये दो नंबर्स हैं जो नॉन जीरो हैं, ये पॉइजॉन्स रेशियो है। हाँ, shear स्ट्रेस का जो बिहेवियर है वो डायरेक्ट स्ट्रेसेस से बिल्कुल अनकपल्ड है। ये टिपिकल आइसोट्रोपिक मटेरियल्स का बिहेवियर होता है कि जिसमें डायरेक्ट स्ट्रेसेस और shear स्ट्रेसेस आपस में अनकपल्ड होते हैं। सो सिग्मा एक्स जो है उसके इक्वेशन में आपके पास एप्सिलॉन एक्स तो आएगा ही आएगा, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड भी आएंगे, लेकिन कोई भी टॉ एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स नहीं आएगा। सो ये तीन जो shear स्ट्रेसेस हैं ये नहीं आएंगे। इसी तरह सिग्मा वाई है, सिग्मा जेड है, जो टॉ एक्स वाई है, सॉरी ये गैमा है जो shear स्ट्रेन है, ये जो टॉ एक्स वाई है ये shear स्ट्रेस है, और ये shear स्ट्रेस जो है ये अनकपल्ड है डायरेक्ट स्ट्रेसेस से, बिकॉज देखें ये सारी जो टर्म्स हैं ये जीरो हैं। सो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो इन तीन जो रोज हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू shear स्ट्रेसेस रोज हैं, इनमें सिर्फ डायगोनल टर्म्स हैं। सो ये बता रही हैं हमें कि जो स्ट्रेसेस हैं ये या कंपोनेंट्स हैं ये आपस में कपल्ड नहीं है, ये अनकपल्ड हैं, ये अलग अलग बस इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल होता या एनआइसोट्रोपिक मटेरियल होता, सो उस केस में बेसिकली एनआइसोट्रोपिक के केस में ये shear स्ट्रेसेस और डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो हैं ये कपल्ड भी होते हैं, तो ये ऑफ डायगोनल टर्म्स जो हैं इस मैट्रिक्स में ये जीरो नहीं होंगी, ये सिर्फ आइसोट्रोपिक के केस में और ऑर्थोट्रोपिक के केस में कपल्ड जीरो होंगी या अनकपल्ड होंगी। सो हुक्स लॉ जो है ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप की, बट कंप्लीट पिक्चर ये है कि हमारे पास तीन जो हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेसेस होते हैं और तीन shear स्ट्रेसेस होते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 हमारे पास स्ट्रेन कंपोनेंट्स भी होते हैं, यानी 3 डायरेक्ट स्ट्रेन्स और 3 shear स्ट्रेन्स। और आप इस आइडिया से भी फेमिलियर हैं कि आप इन कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस को कन्वर्ज कर सकते हैं या इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं 3 प्रिंसिपल डायरेक्शंस में, और वो जो प्रिंसिपल डायरेक्शंस होंगी उनमें सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करेंगे। जो कंबाइंड इफेक्ट है shear स्ट्रेसेस का और डायरेक्ट स्ट्रेसेस का वो उन्हीं प्रिंसिपल डायरेक्ट स्ट्रेसेस में मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो उनको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं, उन तीन जो प्रिंसिपल डायरेक्शंस में डायरेक्ट स्ट्रेसेस होते हैं, और वो जो ओरिएंटेशन होती है जिसके ऊपर ये सारे shear स्ट्रेसेस ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेसेस रह जाते हैं, उसको प्रिंसिपल ओरिएंटेशन या प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल प्लेन कह सकते हैं। सो आइसोट्रोपिक के केस में सारी ये बात तो आपको पहले से भी मालूम है कि सारी डायरेक्शंस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं, बट shear बिहेवियर जो है वो एक्सटेंशनल बिहेवियर से अनकपल्ड होता है। ऑर्थोट्रोपिक में प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन फिर भी shear और डायरेक्ट स्ट्रेसेस आपस में अनकपल्ड रहेंगे। लेकिन एनआइसोट्रोपिक मटेरियल के केस में ना सिर्फ ये कि ये आपस में भी कपल्ड हो सकते हैं, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है वो बनेगी मटेरियल लेवल के ऊपर, और प्रॉपर्टीज भी हर डायरेक्शन में चेंज हो सकती हैं। तो जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं, इलास्टिक मॉडलिंग के लिए तो आपको सिर्फ 4 नंबर चाहिए किसी भी मटेरियल को डिफाइन करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर जो है वो कंक्रीट को या स्टील को या किसी और मटेरियल को नहीं जानता, वो सिर्फ इन 4 प्रॉपर्टीज के सेट को जानता है किसी भी मटेरियल के हवाले से। सो लेट्स से ये आपके पास इलास्टिक मॉडुलस है, पॉइजॉन्स रेशियो है, जी जो है वो इन्हीं 2 से कैलकुलेट हो सकता है। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज 3 ही हैं जो आपको देनी है, और तीसरी प्रॉपर्टी है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा। ये बेसिकली डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई होके आपको थर्मल स्ट्रेन्स दे देती है। जो भी डेल्टा टी आप अप्लाई करेंगे एज अ टेम्परेचर लोडिंग, ये डायरेक्टली अल्फा उसको कन्वर्ट कर देगा उन थर्मल स्ट्रेन्स में, और वो थर्मल स्ट्रेन्स फिर स्ट्रेसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर फोर्सेस में इंटीग्रेट हो जाएंगे।
डिज़ाइन प्रॉपर्टीज जो आपको देनी पड़ती हैं, अगर आपने डिज़ाइन भी ऑटोमेटेड करना है तो उस सूरत में आपको ये मटेरियल कैपेसिटीज वगैरह देनी पड़ेंगी कि किस स्ट्रेन पे मटेरियल यील्ड हो रहा है, किस स्ट्रेन पर अल्टीमेट फेलियर हो रहा है, किस स्ट्रेस पे यही दोनों काम हो रहे हैं फॉर एग्जांपल। और फिर दोनों डायरेक्शंस में, टेंशन में भी, कंप्रेशन में भी, अगर आपका मटेरियल जो है वो दोनों डायरेक्शन में कैपेसिटी रखता है। सो ये देखें कि अगर आपके पास आइसोट्रोपिक मटेरियल है फिर तो बस एक एक ही ई, पॉइसॉन्स रेशो और अल्फा आप दे देंगे, मटेरियल डेंसिटी दे देंगे, मास डेंसिटी दे देंगे। कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज भी हैं जो अभी डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। डिज़ाइन प्रॉपर्टी डेटा जो है वो यहाँ पर आप मटेरियल कैपेसिटी वगैरह देंगे, एफ सी प्राइम, एफ वाई वगैरह किसी भी मटेरियल का। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से ऑर्थोट्रोपिक करार दे दूँ इस मटेरियल को, तो फिर मुझे तीनों डायरेक्शंस में ये चारों प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी। तीनों डायरेक्शंस में मैं अलग इलास्टिक मॉडुलस रख सकता हूँ, अलग शीयर मॉडुलस रख सकता हूँ, अलग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और पॉइसॉन्स रेशियो रख सकता हूँ। सो जनरली डिफरेंट बिल्डिंग कोड्स आपको कंक्रीट और स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यही दो मोस्ट कॉमनली यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं, इनके लिए इलास्टिक मॉडुलस और पॉइसॉन्स रेशियो के बारे में गाइड करते हैं कि आपको कितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का रखना चाहिए। जनरली इसको एफ सी प्राइम से रिलेट किया जाता है। सो ऑल्दो के इलास्टिक मॉडुलस मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, एक होमोजीनियस प्रॉपर्टी है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि अगर कंक्रीट हाई स्ट्रेंथ होगा तो उसका इलास्टिक मॉडुलस भी हाई होगा। अगर मटेरियल लेवल पे देखा जाए, बिल्कुल इंट्रिंसिक लेवल के ऊपर, तो इलास्टिक मॉडुलस जो है वो कॉरिस्पॉन्ड करना चाहिए जो कोर्स एग्रीगेट इस्तेमाल हुआ है, जो रॉक इस्तेमाल हुआ है, उस इलास्टिक मॉडुलस को कॉरिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि वो रॉक जो है वो एक ख़ास तरीके से मिक्स किया गया है और एक हेट्रोजीनियस किस्म का मटेरियल बनाया गया है। सो लिहाजा उसका एक कंबाइंड इफेक्ट हर चीज़ का वो एफ सी प्राइम में एज्यूम किया जाता है कि कंसिडर हो गया। सो द आइडिया इज़ कि किसी तरह इलास्टिक मॉडुलस को एफ सी प्राइम से रिलेट कर दें और यूँ हम अप्रॉक्सीमेट इलास्टिक मॉडुलस एक कॉन्क्रीट मटेरियल का कैलकुलेट कर लें। स्टील जो है वो ऑन दी अदर हैंड बड़ा होमोजीनियस मटेरियल है, वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट रखता है और इसकी प्रॉपर्टीज भी ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ कैलकुलेट की जा सकती हैं। और फिर इसके साथ बहुत से बाकी इश्यूज भी नहीं हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, जैसे क्रीप है या श्रिंकेज है, वो चीज़ें भी स्टील से एसोसिएटेड नहीं है। टिपिकल डेंसिटी की वैल्यूज आपको पता है, पॉइसॉन्स रेशियो की वैल्यूज टिपिकल आपको पता है जो आप यूज करते हैं। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो मटेरियल की हो सकती हैं। अब हर एक को अकाउंट करने का सॉफ्टवेयर में तरीका डिफरेंट है। मे बी रिसर्च स्टेज पर जब आप जाएंगे तो फिर आप मटेरियल की एडवांस्ड मॉडलिंग करेंगे और उसमें फिर आप ये कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर जिनका इफेक्ट आप लेट से देखना चाह रहे हैं वो मॉडल करने की कोशिश करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं ये कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ही मॉडिफाई करके इनकॉर्पोरेट कर दी जाती हैं इम्प्लिसिटली। यानी सॉफ्टवेयर को आप ये नहीं बताएंगे कि मेरा कंक्रीट जो है वो क्रीप कर रहा है, सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि लेट से मेरा एफ सी प्राइम जो है वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू रिड्यूस करते जाएं या इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू रिड्यूस करते जाएं। और या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस में मिसाल के तौर पे कन्फाइनमेंट बेस्ड प्रॉपर्टीज जैसे लिखा हुआ है कि अगर आपका मटेरियल कन्फाइन हुआ है कुछ दूसरे मटेरियल के साथ तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी कन्फाइनमेंट की वजह से। तो वो जो चेंज्ड प्रॉपर्टीज हैं वो आप अकाउंट कर सकते हैं यूजिंग अ मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। तो सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है कि आप मटेरियल का एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप भी डिफाइन कर लें एज एन इनपुट। तो उस रिलेशनशिप को आप मॉडिफाई कर लेंगे। अगर ये अनकन्फाइंड के लिए है तो कन्फाइंड के लिए आप फॉर एग्जांपल एक नया स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं जो उस स्पेसिफिक कंक्रीट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। सो द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बहुत सारे इनपुट इसमें रिलेशनशिप्स में इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स हैं। बेसिक मटेरियल कंपोजिशन तो है ही है, ये तो बेसिक चीज़ है। लेकिन फॉर एग्जांपल
जब आपने लोड अप्लाई करना शुरू किया था या स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू किया था, तो कहीं पहले से तो कोई स्ट्रेस नहीं था आपके मटेरियल पे, उसकी वजह से ये रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। पहले से कोई स्ट्रेन तो नहीं थी, पहले से कोई टेम्परेचर लोडिंग तो नहीं थी, या कोई और चीज, फॉर एग्जांपल आपने ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन अप्लाई किया है रिलेशनशिप हासिल करने के लिए, इसमें स्ट्रेस या स्ट्रेन किस रेट से अप्लाई किया है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इस रिलेशनशिप की जो कंप्लीट पिक्चर है, साइक्लिक पिक्चर, उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। सो मटेरियल लेवल के ऊपर नॉन लीनियर इफेक्ट्स को अकाउंट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह का टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं या किस तरह का नॉन लीनियर रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं मॉडल करने के लिए अपने मटेरियल को। सो नॉन लीनियर मटेरियल मॉडलिंग जो है, ये नॉन लीनियर मॉडलिंग के दौरान देखेंगे। उसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फाइबर मॉडलिंग का, और फाइबर मॉडलिंग में हम मटेरियल लेवल के ऊपर ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को नॉन लीनियर बना देते हैं। सो वहां पर ये जो ऑप्शन है नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इनपुट करने की जो ऑप्शन है, वो ज़्यादा डिटेल से देखेंगे, लेकिन वो फॉर्म अभी आपके सामने आएगा जहाँ पर आप ये इनपुट वैल्यूज देते हैं। सो आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि कैसे आप ये डिफाइन करेंगे कर्व। सो मटेरियल प्रॉपर्टीज जो है वो लीनियर और नॉन लीनियर हो सकते हैं, बिहेवियर जो है वो इलास्टिक या प्लास्टिक वगैरह हो सकता है। सो ये आप ऑलरेडी वाकिफ हैं कि लीनियर इलास्टिक मटेरियल जो है वो लोडिंग और अनलोडिंग दोनों में सेम लाइन फॉलो करेगा, लेकिन लीनियर इन इलास्टिक मटेरियल लोडिंग और अनलोडिंग में डिफरेंट लाइंस फॉलो करेगा और कोई रेजिडुअल डेफॉर्मेशन भी दिखाएगा। लीनियर का मतलब ये है कि लाइन फिर भी स्ट्रेट ही रहेगी, लेकिन अनलोडिंग पर लाइन चेंज हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। नॉन लीनियर का मतलब ये है कि लाइन भी कर्व हो गई है, अब स्ट्रेट नहीं है। सो नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल हो सकता है कोई, फॉर एग्जांपल जिसमें आप लोडिंग कर रहे हैं और लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में इंक्रीज है वो नॉन लीनियर ट्रेंड है, उसका कर्व है, लेकिन मटेरियल इलास्टिक है, यानी जब अनलोड करेंगे तो उसी नॉन लीनियर पाथ को फॉलो करते हुए दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। डिफरेंट रबर के मटेरियल्स हैं या पॉलीमर्स ऐसे हैं जो अपनी नेचर में तो नॉन लीनियर हैं, यानी वो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है वो नॉन लीनियर फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे उसी नॉन लीनियरिटी को फॉलो करते हुए वापस भी आ जाते हैं। फिर एक और एग्जांपल है, डिफरेंट किस्म के स्पेशल एलॉयज होते हैं जो डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। सो एक स्पेशल एलॉय है शेप मेमोरी एलॉय। शेप मेमोरी एलॉय नाम से ही जाहिर है कि ये अपनी शेप को जो है वो याद रखता है। सो ये डिफॉर्म होता है नॉन लीनियरली, लेकिन दोबारा से उसी को फॉलो करके अगर लोडिंग हटा दी जाए या अनलोड किया जाए तो उसी नॉन लीनियर लाइन को फॉलो करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। नॉन लीनियर इन इलास्टिक मटेरियल लोड होते हुए भी एक नॉन लीनियर कर्व लाइन फॉलो करेगा और अनलोड होते हुए भी नॉन लीनियर कर्व फॉलो करेगा। तो ये तो कुछ थ्योरेटिकल मटेरियल्स है ना। प्रैक्टिकल मटेरियल्स यूं नहीं होते। प्रैक्टिकल मटेरियल्स ये होते हैं कि वो शुरू में कम स्ट्रेस की वैल्यूज पर इलास्टिक होते हैं और वो बाद में कोई नॉन लीनियर इफेक्ट शो करते हैं एक पॉइंट के बाद, जिसको यील्ड पॉइंट कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही मटेरियल की कैपेसिटी मान लिया जाता है। सो ईपीपी या इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक जो रिलेशनशिप है, ये इसमें लाइन एग्जैक्टली फ्लैट हो जाएगी, कोई स्ट्रेन हार्डनिंग शो नहीं करेगा। सो स्टील को आप एज्यूम कर सकते हैं कि इस तरह का बिहेवियर है अगर उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं है। और ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको इलास्टोप्लास्टिक कह सकते हैं कि शुरू में इलास्टिक है, उसके बाद प्लास्टिक हो गया, लेकिन प्लास्टिक में कोई थोड़ी बहुत स्ट्रेन हार्डनिंग शो कर रहा है। सो प्रैक्टिकल जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है वो कुछ इस किस्म के होते हैं कि जो कई लाइंस को जोड़ के बनाए जाते हैं, ना कि शुरू से ही कर्व होते हैं। एक और क्लासिफिकेशन ब्रिटल और डक्टाइल की है। सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे कि डक्टिलिटी का मतलब ये है कि यील्ड होने के बाद जो बिहेवियर है स्ट्रक्चर का वो स्टेबल है, काफी आगे तक स्टेबल है। जितना आगे तक स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा डक्टाइल माना जाएगा। और ब्रिटल का मतलब है यील्ड होने के बाद सडनली कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हो रहा है, आपके मटेरियल का सडन फेलियर हो रहा है। सो दोनों का ताल्लुक, डक्टिलिटी और ब्रिटल का ताल्लुक यील्ड होने के बाद है। यील्ड होने से पहले ये दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। और फिर कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली तीन स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज हैं
अगर आप उसी फॉर्म में दोबारा जाएं तो कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, फिर डैम्पिंग प्रॉपर्टीज हैं और फिर नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज हैं। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट में आप बेसिकली किसी भी प्रॉपर्टी का, मिसाल के तौर पे एफ सी प्राइम का या इलास्टिक मॉडुलस का रिलेशनशिप आप दे देते हैं टाइम के टेम्परेचर के साथ। सो आप डिग्रेडेशन कर्व दे देते हैं, बेसिकली कंप्लीट कर्व, और आप सॉफ्टवेयर को बता देते हैं कि इस टेम्परेचर के ऊपर ओरिजिनल एफ सी प्राइम इस्तेमाल ना करना बल्कि रिड्यूस्ड वाला या डिग्रेडेड वाला करना। इसी तरह इलास्टिक मॉडुलस के बारे में भी कर सकते हैं। सो आप इस किस्म की एक कर्व दे देते हैं जिसमें टेम्परेचर और इलास्टिक मॉडुलस का लेट से रिलेशनशिप आपने दे दिए। सो सॉफ्टवेयर खुद ही टेम्परेचर लोडिंग के मुताबिक आपका इलास्टिक मॉडुलस डिग्रेड कर लेता है। सो यूं आप एक तरह का टेम्परेचर लोडिंग को भी सिमुलेट कर सकते हैं, या टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रक्चर में डिग्रेडेशन है उसको सिमुलेट कर सकते हैं मटेरियल लेवल के ऊपर। अगर आपने कोई ऐसा टेम्परेचर दे दिया जिसके लिए पॉइंट अवेलेबल नहीं है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरपोलेट कर लेगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, और अगर आप उस रेंज से आगे चले गए हैं तो फिर जो आखिरी पॉइंट होगा उससे लाइन स्ट्रेट करके वो इंटरपोलेट कर लेगा जो उस स्ट्रेट लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग इलास्टिक मॉडुलस होगा। सो यूं आप देखें डिफरेंट टाइम डिपेंडेंट जो पैरामीटर्स हैं वो दे सकते हैं, क्रीप को अकाउंट कर सकते हैं, श्रिंकेज को कर सकते हैं, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या इलास्टिक मॉडुलस में जो डिग्रेडेशन है उसको अकाउंट कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पर, चूंकि अब ये वो चीज़ें हैं जो कोड डिपेंडेंट है, या जो भी गाइडलाइन आप इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक श्रिंकेज स्ट्रेन कैलकुलेट होगी या क्रीप कोएफिशिएंट कैलकुलेट होगा। सो इन दोनों को डिफरेंट तरीके से बाय द वे अकाउंट किया जाता है एनालिसिस में। श्रिंकेज को तो डायरेक्टली एक श्रिंकेज स्ट्रेन कैलकुलेट कर ली जाती है और वो अप्लाइड स्ट्रेन के तौर पे अप्लाई कर दी जाती है। सो वो जो मैं कह रहा था कि इनिशियल स्ट्रेन पहले से कोई अगर हो मटेरियल में, तो वो ये केस हो सकता है कि श्रिंकेज ऑलरेडी हुई हुई है मटेरियल की, सो श्रिंकेज स्ट्रेन ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी वजह से कोई श्रिंकेज स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्रीप के केस में क्रीप कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है। ये मैं अभी इस सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ जो मोस्ट कॉमनली यूज डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप बाकी भी जो कोड्स हैं उनके मुताबिक जो ट्रीटमेंट है क्रीप की और श्रिंकेज की वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रीप के केस में, इस केस में आप एक क्रीप कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं और वो कोएफिशिएंट आपके इलास्टिक मॉडुलस को डिग्रेड कर देता है। अब इन दो चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए जो आपको इनपुट चाहिए वो बहुत सारी हैं। कई जगहों पे तो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें चार्ट्स दिए जाते हैं और वो चार्ट्स आप यूज़ करते हैं बाकायदा। सो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली एम्बेड हुई होंगी, आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो इसमें एम्बेड हैं ऑलरेडी। सो आप जस्ट इनपुट वैल्यूज़ दें और वो चार्ट्स और टेबल से खुद ही वैल्यूज़ आ जाएंगी, और आप प्लॉट भी देख सकते हैं कि वो जो डिग्रेडेशन आपने प्रॉपर्टीज़ में मॉडल की है वो कैसी नज़र आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो फॉर एग्जांपल इसमें देखें एफ सी प्राइम जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो दिखाया हुआ है। सो अगर आप ये इफेक्ट काउंट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ये एज्यूम करेगा जो एफ सी प्राइम आपने दिया है फाइनली वो डायरेक्टली डे 1 से अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि टाइम के विद रिस्पेक्ट आपके स्ट्रक्चर की या मटेरियल की प्रॉपर्टी या स्ट्रेंथ कैसे ग्रो कर रही है, तो फिर आप ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज वगैरह देंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको देनी पड़ती है या देना चाहें तो दे सकते हैं, वो है मटेरियल डैम्पिंग। सो एक डैम्पिंग तो वो है जिससे आप वाकिफ हैं ऑलरेडी, जो इनहेरेंट विस्कस डैम्पिंग है, जो आप जब डायनामिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें डिफाइन करते हैं लोड केस में। रिस्पांस स्पेक्ट्रम में आपका रिस्पांस स्पेक्ट्रम कोई डैम्पिंग रखता होगा और फिर लोड केस में आप अपने स्ट्रक्चर की डैम्पिंग देंगे। और इसी तरह टाइम हिस्ट्री एनालिसिस में भी आप डैम्पिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और दो डैम्पिंग मॉडल्स अवेलेबल हैं, मोडल डैम्पिंग और रेले डैम्पिंग। आप एडिशनल मटेरियल डैम्पिंग भी डिफाइन करवा सकते हैं और वो यहाँ मटेरियल लेवल पे डिफाइन करवाएंगे, और वो भी दोनों मॉडल्स अवेलेबल हैं, मॉडल डैम्पिंग और रेले डैम्पिंग। सो मॉडल डैम्पिंग में आप फिक्स डैम्पिंग देंगे फॉर ऑल मोड्स, और विस्कस डैम्पिंग में या प्रोपोर्शनल डैम्पिंग में जो कि मैस प्रोपोर्शनल या स्टिफनेस प्रोपोर्शनल हो सकती है, उस केस में आप ये दो कोएफिशिएंट्स अल्फा और बीटा, या जिनको ए नॉट और ए वन भी कहते हैं, ये आप देंगे। सो ये जो है ये जो भी आप डायनामिक एनालिसिस प्रोसीजर
या लोड केस डिफाइन करेंगे, उसमें जो डैम्पिंग देंगे उसमें ये डैम्पिंग ऐड हो जाएगी, मटेरियल लेवल की जो डैम्पिंग है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो स्पेशल प्रॉपर्टी कह लें, वो नॉन लीनियर मटेरियल प्रॉपर्टी है, यानी एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो ये आपने तब देनी है जब ये आपने नॉन लीनियर एनालिसिस करना है। डिफॉल्ट में जो प्रॉपर्टी डली होती है वो जाहिर है कि कोई भी नॉन लीनियर प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी जब तक कि नॉन लीनियर एनालिसिस ना किया जाए या नॉन लीनियर लोड केस ना डिफाइन करवाया जाए। तब तक अगर लीनियर एनालिसिस करेंगे तो ये जो भी डिफॉल्ट में नॉन लीनियर डेटा डाला होगा हर मटेरियल के पीछे वो यूज नहीं होगा, वो बस सिर्फ लीनियर प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। सो जो नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, जो एक्चुअल सिग्मा और एप्सिलॉन का ग्राफ है आपके मटेरियल का, वो दो जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। एक तो नॉन लीनियर प्लास्टिक हिंजेस डिफाइन करवाने में, जिनको फाइबर हिंजेस कहते हैं, मटेरियल लेवल के ऊपर, और दूसरी लेयर्ड शेल एलिमेंट में भी आपने देखा था कि जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो डिफरेंट नॉन लीनियर मटेरियल्स की हो सकती हैं। सो ये फॉर्म ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर मॉडलिंग वाले लेक्चर में, लेकिन इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने देनी है। पहली ये कि आपने मेन कर्व डिफाइन करवानी है, इस कर्व की जो बैकबोन जिसको कहते हैं। दूसरा, आपने इसका लोडिंग, रीलोडिंग और अनलोडिंग का रूल डिफाइन करवाना है कि किसी भी पॉइंट से जब ये अनलोड हो तो क्या स्टिफनेस फॉलो करे, और जब दोबारा से रीलोड हो तो क्या स्टिफनेस फॉलो करे। और तीसरी चीज़, आपने ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसको बोलते हैं, ये उसी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर तीन डिफरेंट मार्कर्स हैं जो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तीन डिफरेंट स्ट्रेन लेवल्स आप कह लें, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी। ये बस मार्कर्स हैं, इनका एनालिसिस के रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मार्कर्स यूज होते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए। सो पीबीडी में आप ये करते हैं कि आप ये मार्कर्स फिक्स कर देते हैं जो एक तरह के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है आपका, और फिर आप कहते हैं कि ये मेरा इमीडिएट ऑक्यूपेंसी है आईओ लेवल, ये मेरा लाइफ सेफ्टी लेवल है, और ये मेरा कोलैप्स प्रिवेंशन लेवल है सीपी लेवल मेरे मटेरियल का। सो एनालिसिस रन होता है, और रन होने के बाद फिर जो अप्लाइड लोडिंग की वजह से इस मटेरियल में स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको चेक किया जाता है कि वो आईओ से आगे तो नहीं है, या एलएस से आगे तो नहीं है, या सीपी से आगे तो नहीं है। सो डिपेंडिंग अपॉन के अप्लाइड लोडिंग ने जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस किया है, उसका पीक नंबर इन तीनों नंबर्स के कहाँ पर लाई कर रहा है रिलेटिवली, तो आप परफॉर्मेंस बता सकते हैं। क्योंकि देखें, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये एक फिजिकल पिक्चर आपके जहन में खींचती है आपके कंक्रीट मटेरियल सैंपल की। सो आपको पता है कि आईओ का मतलब है कि कंक्रीट अभी बस क्रैक होनी स्टार्ट हुई है, एलएस का मतलब है कि ये अपनी पीक स्ट्रेंथ पर पहुंच चुकी है, और एलएस के बाद जितने पॉइंट्स हैं इसका मतलब है कि अब ये क्रश हो रही है कंक्रीट, और सीपी पे जाके आपका मटेरियल पूरा का पूरा क्रश हो जाता है। तो हर पॉइंट जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का है वो एक फिजिकल पिक्चर अपने अंदर रखता है जो मटेरियल टेस्टिंग से आपके जहन में बनती है। सो लिहाजा ये आईओ, एलएस और सीपी भी आप अपनी मर्जी से तीन पॉइंट्स कोई रख सकते हैं जो डैमेज को शो करें, बेसिकली डैमेज के लेवल को। तो लेट से आपने एनालिसिस रन किया और उसके बाद पता ये चला कि जो अप्लाइड लोडिंग है उसकी वजह से मैक्सिमम स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हुआ है वो इतना है, और मैक्सिमम स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हुआ है वो लेट से इतना है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बनेगा वो कोई ये बनेगा, ये वाला। तो इस पॉइंट को, ये जो डबल एरो वाला पॉइंट है, इसको आप कंपेयर कर लें कि ये आईओ, एलएस और सीपी के हिसाब से कहाँ पे लाई कर रहा है। मैनुअली नहीं करना, जाहिर है ये सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली दिखाएगा आफ्टर द एनालिसिस। आप उससे पूछेंगे कि वो एलिमेंट्स दिखा दें जो आईओ क्रॉस कर गए हैं, तो हर वो एलिमेंट जिसमें अप्लाइड लोडिंग की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रेस और स्ट्रेन, वो इस आईओ के लेवल से जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला नंबर, इससे बढ़ जाएगी स्ट्रेन, तो वो सारे एलिमेंट्स को दिखा देगा, रेड कर देगा या कोई और कलर दे देगा। सो आप क्विकली देख सकते हैं कि अच्छा ये वो बीम्स और कॉलम्स हैं जो क्रैक कर जाएंगे। फिर आप कह सकते हैं कि वो दिखाओ जो एलएस क्रॉस कर गए, वो दिखाओ जो सीपी क्रॉस कर गए। तो आप एक डैमेज को क्लियरली देख सकते हैं। आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एनालिसिस के बाद कि इनकी क्या हालत हुई है, उनकी हालत के हिसाब से कि इस अर्थक्वेक ने इनको कितना डैमेज किया है। सो उनके डैमेज के हिसाब से उनको क्लासिफाई करें, और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस चेक करें कि अच्छा ये एक्सेप्टेबल है मेरे लिए कि नहीं। सो इसीलिए तो इन नंबर्स को एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बोलते हैं कि ये वो क्राइटेरिया है जो मैं
अपने लिए एक्सेप्टेबल मान रहा हूँ, आईओ के लिए मैं ये स्ट्रेन एक्सेप्टेबल मान रहा हूँ, एलएस के लिए ये और सीपी के लिए ये। सो ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हर एलिमेंट का ये मटेरियल लेवल पर भी दे सकते हैं नॉन लीनियर मॉडलिंग में, और ये मेंबर लेवल पे और क्रॉस सेक्शन लेवल पे भी दे सकते हैं। सो जब ये नॉन लीनियर मॉडलिंग की अप्रोचेस डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसका दोबारा से जिक्र आएगा। बट आई थिंक आपको आइडिया मिल गया कि ये कर क्या रहा होता है। ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एनालिसिस के रिजल्ट्स पे बिल्कुल असर नहीं डालता। एनालिसिस के रिजल्ट्स पे ये दो प्रॉपर्टीज असर डालेंगी। ये तो रिजल्ट्स आने के बाद उसको असेस करने के लिए कि हुआ क्या है, डैमेज कितना हुआ है, उसके लिए ये मार्कर्स हैं बेसिकली, या इनको कैपेसिटीज भी बोलते हैं, कैपेसिटीज। क्योंकि देखें ये असल में मटेरियल की एक 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कैपेसिटी बता रही हैं, स्ट्रेन कैपेसिटी। और वो 3 लेवल क्या है कि जब स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, जब स्ट्रक्चर अपनी पीक स्ट्रेस हासिल कर लेगा फॉर एग्जांपल, और तीसरा लेवल के जिसमें स्ट्रक्चर बिल्कुल बस अब कंप्लीट फेलियर के करीब है या होने लगा है। तो एनीवेज क्रॉस सेक्शन पे चलते हैं। क्रॉस सेक्शन के लिए भी आपको पता है कि ई टैब्स में डिफाइन क्रॉस सेक्शंस में जाके आप फ्रेम सेक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, वॉल सेक्शंस, और इसी तरह जो है वो आपके पास स्लैब सेक्शंस भी अवेलेबल हैं। सो आपने डायमेंशंस देनी है, रीइंफोर्समेंट देनी है, और फिर प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स भी देने हैं। सो ये प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स जो हैं ये डिफरेंट बिल्डिंग कोड से आएंगे, जो इस बात को अकाउंट करेंगे कि आपका सेक्शन क्रैक हो चुका है और ऑलरेडी जो लोड है वो स्टील पे ट्रांसफर हो गया है कंक्रीट से। सो वो जो क्रैकिंग की वजह से मॉडुलस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हुआ है, उसका इफेक्ट जो है वो क्रैक स्टिफनेस मॉडिफायर के जरिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मॉडिफायर सिर्फ स्टिफनेस के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, मैस और बाकी चीज़ों के कॉरेस्पॉन्डिंग भी होंगे, वो अभी देखते हैं। ई टैब्स में एक बड़ा यूजफुल टूल है विच इज़ कॉल्ड सेक्शन डिज़ाइनर, ये चेक कीजिएगा, और मेरी एक सेपरेट वीडियो भी इस पर है, इसके यूज़ पर। बड़ा सिंपल सा टूल है, इसको कोई सीखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें आपको 3 आउटपुट्स मिलती हैं, एक तो सेक्शन प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, फिर कैपेसिटी सरफेस या कैपेसिटी कर्व मिलती है अपने सेक्शन की, और फिर तीसरा मोमेंट कर्वेचर कर्व मिलती है आपके क्रॉस सेक्शन की। तो ये क्रॉस सेक्शन एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, छोटा सा टूल है विद इन दी ई टैब्स, और ये फाइबर मॉडलिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और इसमें आप कोई भी कॉम्प्लेक्स किस्म का क्रॉस सेक्शन जो किसी भी मटेरियल से, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से मिलके बना हो, किसी भी शेप का हो, वो डिफाइन कर सकते हैं। सो यूं इस तरह एक फॉर्म के जरिए आपके पास सारी सेक्शन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ये क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी शेप से मुतालिक हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो कैपेसिटी सरफेस है। फॉर कॉलम्स केस आपको पता है कि जो कॉलम के क्रॉस सेक्शन की कैपेसिटी है वो एक 3 डायमेंशनल डायग्राम से शो होती है, जिसको कैपेसिटी सरफेस बोलते हैं। सो वो डायग्राम होती है P, M2 और M3 के दरमियान, जो अप्लाइड एक्सियल लोड है, बेसिकली दी एक्सियल फोर्स एंड दी 2 मोमेंट्स बाई एक्सियल मोमेंट्स। और ये अप्लाइड लोड्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है, ये जो कॉम्बिनेशन है P, M2 और M3 का। सो बेसिकली ये कैपेसिटी सरफेस है, ये अप्लाइड लोडिंग पर डिपेंड नहीं करती इसकी डेवलपमेंट। इसके ऊपर हर पॉइंट जो होगा वो बेसिकली P, M2 और M3 के एक ऐसे कॉम्बिनेशन को शो कर रहा होगा जिसने फेलियर कॉज करना है इस कॉलम के अंदर। सो अगर आपकी अप्लाइड लोडिंग का जो कॉम्बिनेशन है PU, M2U और M3U, ये अप्लाइड लोडिंग की वजह से आने वाला जो कॉम्बिनेशन है ये सरफेस से बाहर है, तो ये कॉलम फेल हो जाएगा। अगर सरफेस के अंदर है तो कॉलम पास होगा। नॉन लीनियर मॉडलिंग जब कॉलम की करेंगे तो उसमें इस कैपेसिटी सरफेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसके डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देख सकते हैं। सो ये उस डिटेल वीडियो में भी काइंडली चेक कर लें कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तीसरी जो इसमें आउटपुट आपको मिलती है वो मोमेंट कर्वेचर कर्व है, और ये एक नॉन लीनियर प्रॉपर्टी है। सो जो भी मटेरियल आप इस क्रॉस सेक्शन को देंगे, जो आप इस सेक्शन डिजाइनर में बनाएंगे, उन मटेरियल्स को जो नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप असाइन करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा इस नॉन लीनियर मोमेंट कर्वेचर कर्व में। तो मोमेंट कर्वेचर कर्व जो है एमफी कर्व, ये प्राइमरी एक्शन डेफॉर्मेशन कर्व है क्रॉस सेक्शन लेवल के ऊपर।
यानी दूसरे मानों में अगर जिस तरह मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है, इसी तरह क्रॉस सेक्शन के ऊपर वही चीज मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप, यानी जो उसका प्राइमरी एक्शन है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेफॉर्मेशन है वो इस रिलेशनशिप से शो होती है। तो जो भी आपने क्रॉस सेक्शन में मटेरियल यूज किए हैं उनको जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप दिया है वही अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेगा इस मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप में। सो आई थिंक कि आपने कोर्स में जो डिज़ाइन का कोर्स है उसमें आपने ये मैनुअली भी कैलकुलेट करना सीखा होगा यूजिंग सम सिंप्लीफाइड काइंड ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन मॉडल्स जो कंक्रीट और स्टील के हैं। देखिए आपको पता है एक इलास्टिक मटेरियल के केस में क्रॉस सेक्शन का जो मोमेंट है, क्रॉस सेक्शन पे आने वाला मोमेंट और जो रिजल्टिंग कर्वेचर है क्रॉस सेक्शन का, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो होता है m इज इक्वल टू ई आई इंटू कर्वेचर। इस एक्सप्रेशन से तो आप वाकिफ हैं ऑलरेडी बेसिक मैकेनिक्स से। सो अगर आपके पास एक मेंबर है, ठीक है, ये उसका एक आपने क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये यहां से काट लिया, ये क्रॉस सेक्शन है सेंटर में लेट से, आप इस क्रॉस सेक्शन पे मोमेंट अप्लाई करें और उस मोमेंट की वजह से जो इस क्रॉस सेक्शन की स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, स्ट्रेन प्रोफाइल बनती है, उसमें आप एक न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं c। सो जो कर्वेचर है उसकी डेफिनेशन क्या है कि एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेन एप्सिलॉन लेट्स से c कह देते हैं डिवाइडेड बाय दिस c विच इज द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ एप्सिलॉन c ओवर स्मॉल c। ये है कर्वेचर की डेफिनेशन। अब देखें ये जो स्ट्रेन प्रोफाइल है ये किसी अप्लाइड मोमेंट ने कॉज की होगी ना। सो इसका मतलब है अगर हम हर पॉसिबल अप्लाइड मोमेंट के लिए ये कर्वेचर स्ट्रेन प्रोफाइल ड्रॉ कर लें और उस प्रोफाइल में न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेट करके फी कैलकुलेट कर लें तो हम एम और फी के दरमियान एक रिलेशनशिप बना सकते हैं जो उस क्रॉस सेक्शन की कैपेसिटी हमें दिखाएगा। अगर लीनियर क्रॉस सेक्शन होता, ये सारे कुछ लीनियर होते हैं मटेरियल्स, फिर तो ये एम और फी के दरमियान जो रिलेशनशिप था ये हमेशा के लिए एक स्ट्रेट लाइन होता और इसकी जो स्लोप होती वो होती ई आई, यानी फ्लेक्सुरल स्टिफनेस जिसको कहते हैं। सो नॉन लीनियर मटेरियल के केस में आपका ये जो कर्व है ये नॉन लीनियर बन जाएगा बिकॉज आपका इलास्टिक मॉडुलस अब नॉन लीनियर हो गया या वेरिएबल हो गया। सो आप करते ही हैं उसमें मैनुअल कैलकुलेशंस में कि आप डिफरेंट किस्म की स्ट्रेन प्रोफाइल्स एज्यूम करते हैं, यानी एक्सट्रीम फाइबर की जो स्ट्रेन है उसको इंक्रीमेंटली बढ़ाते हैं और बेसिकली ये सॉफ्टवेयर भी यही करता है बैक एंड पे कि ये स्टार्ट करता है कि आपके क्रॉस सेक्शन की स्ट्रेन प्रोफाइल यूं है लेट से स्टार्टिंग विद बहुत थोड़ी वैल्यू, फिर ये थोड़ी सी बढ़ा देता है, फिर थोड़ी सी बढ़ा देता है और जब तक के टॉप स्ट्रेन वैल्यू भी आपके गिवन अल्टीमेट स्ट्रेन तक नहीं पहुंच जाती और बॉटम भी नहीं पहुंच जाती, हर पॉसिबल स्ट्रेन प्रोफाइल ट्राई करता है और हर पॉसिबल स्ट्रेन प्रोफाइल के साथ एक ही काम करता है जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन एनालिसिस है बीम का, और वो ये है कि आप स्ट्रेन प्रोफाइल को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेस प्रोफाइल में, स्ट्रेस प्रोफाइल में। अब यहां पर आपके दरमियान में जो आपका मटेरियल मॉडल है ना, जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है जो नॉन लीनियर भी हो सकता है, उसका इस्तेमाल आ जाता है। सो आप मैनुअली देखेंगे कि इस स्ट्रेन के ऊपर क्या स्ट्रेस होगा अगर नॉन लीनियर मटेरियल है तो बिल्कुल मुमकिन है कि स्ट्रेन प्रोफाइल तो आपकी ट्रायंगुलर होगी, जाहिर है स्ट्रेन को तो आप खुद इंक्रीमेंट लगा लगा के इंक्रीज कर रहे हैं, स्ट्रेस प्रोफाइल आपकी नॉन लीनियर होती जाएगी, ये लाइन आपकी नॉन लीनियर इस तरह होती जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप पे। अब आप इस सारे स्ट्रेस को इंटीग्रेट करेंगे और टोटल कंप्रेशन निकालेंगे, टोटल टेंशन निकालेंगे, इनको इक्वेट करेंगे और इस इक्वेशन की बेस पर आप न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। ये प्रोसेस आइटरेटिव होगा, ठीक है। सो वो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो C और T को बराबर बनाएगी उसको टॉप स्ट्रेन से डिवाइड कर देंगे, बेसिकली टॉप स्ट्रेन को उससे डिवाइड कर देंगे और आपके पास फी आ जाएगा। सो ये काम आप हर पॉसिबल स्ट्रेन प्रोफाइल के साथ करेंगे और हर पॉसिबल स्ट्रेन प्रोफाइल आपको एक डिफरेंट मोमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगी बेसिकली। सो लिहाजा यूं आपके पास हर मोमेंट के लिए एक कर्वेचर आ जाएगा और आप उनको प्लॉट कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा मोमेंट है जिस पर आपका क्रॉस सेक्शन यील्ड कर जाएगा, यानी आपके क्रॉस सेक्शन का मटेरियल यील्ड कर जाएगा, बेसिकली क्रॉस सेक्शन के यील्ड करने का ये मतलब है। सो इसका मतलब है ये वो मोमेंट है एम वाई लेट से,
तो आपने एक तरह का बता दिया कि ये मेरा जो क्रॉस सेक्शन है जो मैंने सेक्शन डिजाइनर में बनाया है, जब भी मोमेंट की वैल्यू इससे इंक्रीज होगी ये मेरा क्रॉस सेक्शन फेल हो जाएगा। अब यही तो प्रॉपर्टी आपने देनी होती है नॉन लीनियर मॉडल के अंदर, ये पूरी कर्व देनी होती है बेसिकली। जब आप मॉडल को बताते हैं, सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि मोमेंट और कर्वेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमेशा हमेशा के लिए स्ट्रेट नहीं रखना, बल्कि उसको नॉन लीनियर बनाना है, और वो नॉन लीनियर कर्व ये ग्रीन लाइन है जो आप देते हैं, ठीक है। सो ये क्रॉस सेक्शन लेवल पे नॉन लीनियरिटी मॉडल के अंदर डालने के लिए ये कर्व आपको देनी पड़ती है एज एन इनपुट। सो इसके बहुत से इस्तेमाल हैं। ये क्रॉस सेक्शन की डक्टिलिटी बताती है आपको, कैपेसिटी तो बताती है, और भी इसके कई यूजेस हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कर्व आपके क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो एक्सियल फोर्स आ रही है उस पर डिपेंड करेगी, यानी एक्सियल फोर्स की वैल्यू आने से आपके ये कर्व की शेप और उसकी हाइट वगैरह चेंज हो जाएगी। यही तो है मोमेंट और एक्सियल लोड का इंटरेक्शन, कि जब आप एक्सियल लोड भी अप्लाई कर देते हैं, लेट्स से यही बीम है जिसका आपने क्रॉस सेक्शन अभी लिया हुआ है, इस पर एक्सियल लोड भी कोई आ गया P, ठीक है। सो अब इसकी वजह से इसकी मोमेंट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी इस एक्सियल लोड के होने की वजह से, क्योंकि पहले सिर्फ मोमेंट ने इसको फेल करवाना था, अब P और M मिलके इसको फेल कराएंगे क्रॉस सेक्शन को। सो लिहाजा इसकी मोमेंट कैपेसिटी अब P के साथ मिलके जो है वो देखी जाएगी। सो लिहाजा आपने यहाँ P भी पुट कर, अगर यहाँ P पुट करेंगे कोई, तो आपकी मोमेंट कैपेसिटी My चेंज हो जाएगी। सो प्योर बीम के केस में ये P नेग्लिजिबल होता है, सो आप 0 रख सकते हैं, लेकिन कॉलम के केस में तो ये नेग्लिजिबल नहीं होगा। कॉलम के केस में तो आपके पास एक्सियल लोड भी सिग्निफिकेंट होता है। तो यही तो वजह है कि कॉलम की जो कैपेसिटी है वो इस कर्व से शो नहीं होती, बल्कि वो पीछे जो 3 डायमेंशनल सरफेस है उससे शो होती है, बिकॉज उसमें P और दोनों मोमेंट मिल के फेल करवाते हैं क्रॉस सेक्शन को। बीम के केस में सिर्फ आपके पास मोमेंट है, लिहाजा मोमेंट को y एक्सिस पे रख के आपने उसका क्रॉस सेक्शन का आपने एनालिसिस कर लिया या उसका नॉन लीनियर रिलेशनशिप निकाल लिया। आपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, बीम्स के केस में ये रीइंफोर्समेंट का फॉर्म हो जाएगा, कॉलम के केस में ये हो जाएगा। कॉलम्स के केस में आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इवन आप जो कॉर्नर कॉलम्स के कॉर्नर जो रीबार्स होती हैं वो बीच की रीबार से डिफरेंट भी कर सकते हैं आप, और क्लियर कवर देंगे आप रीबार का डाया, उसकी स्पेसिंग, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की ओरिएंटेशन, ये सब कुछ आप प्रोवाइड करेंगे। सो ये सब कुछ एनालिसिस लेवल के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में काउंट हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्रैक्ड स्टिफनेस मॉडिफायर्स हैं क्रॉस सेक्शन में, और ये फ्रेम के केस में मॉडिफायर्स आप दे सकते हैं, ये शेल के केस में दे सकते हैं। सो अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का आइडिया अच्छा है, आपके ज़हन में क्लियर है कि कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम असल में किस एक्शन को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि मुझे किस एक्शन के किस डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर को चेंज करना है। सो बीम के केस में आप ज़ाहिर है M3 को चेंज करेंगे। अगर आपका बिल्डिंग कोड कहता है कि बीम की जो इफेक्टिव स्टिफनेस है वो 0.35 इंटू EI होनी चाहिए, लेट्स से, तो इसका मतलब है जो M3 है उसको 0.3 आपने बनाना है। कॉलम का अगर वो कहता है तो फिर आपने P, M2 और M3 सबको बनाना है, अगर उसके ऊपर सिग्निफिकेंट एक्सियल लोड और बाई एक्सियल बेंडिंग भी आ रही है, वरना तो मे बी एक मोमेंट या 2 मोमेंट ही सिर्फ आप चेंज करेंगे। इसी तरह अगर आप शेल में आ जाएं तो वो सारे एक्शंस जो शेल में होते हैं, मेम्ब्रेन एक्शंस और फिर प्लेट बेंडिंग एक्शंस, शीयर एक्शंस, इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग आप स्टिफनेस को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई नंबर 0 कर दिया तो आपने बेसिकली कह दिया कि उस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं इस एलिमेंट की। सो आमतौर पे प्रैक्टिस ये है शीयर वॉल के लिए, फॉर एग्जांपल F22 बेसिकली जो 2 डायरेक्शन होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन होती है शीयर वॉल के लिए। सो लिहाजा जो शीयर वॉल की बेंडिंग होगी उससे जो कंप्रेशन और टेंशन प्रोड्यूस होंगे वो इस 2 डायरेक्शन में मॉडिफाई किए जाने चाहिए। सो जो क्रैकिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 2 डायरेक्शन में है। सो क्रैक स्टिफनेस मॉडिफायर F22 में देना चाहिए। इसी तरह आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग अगर आपने उसके लिए कंसिडर नहीं किया शीयर वॉल को, तो ये जितने प्लेट बेंडिंग मोमेंट्स हैं इन सब को भी बहुत कम स्टिफनेस मॉडिफायर दे दें। डिफरेंट बिल्डिंग कोड्स कहते हैं कि इनको 0.25 रख दें।
कुछ लोग तो बिल्कुल ही इसको 0 कर देते हैं या 0.01 कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से न्यूमेरिकल एरर आ सकते हैं आपके मॉडल में। सो अगर आपने बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेन स्टिफनेस को इग्नोर करना है तो 0.1 रख दें, यानी 10% ऑफ द एक्चुअल स्टिफनेस इन आउट ऑफ प्लेन डायरेक्शन। और वैसे भी चूंकि वो डिजाइन ही नहीं होगी आउट ऑफ प्लेन एक्शन के लिए शीयर वॉल, तो लिहाजा कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी आपके पास। अगर आप चाहें तो किसी स्पेशल पर्पस के लिए मैस और वेट को भी किसी क्रॉस सेक्शन के वो छेड़ सकते हैं, यहाँ पे अपना मॉडिफायर दे सकते हैं। सो आपने अपने बिल्डिंग कोड में जाना है और कॉलम्स, बीम्स और शीयर वॉल्स और स्लैब्स, इन सब के लिए जो भी एलिमेंट्स आपके स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, जो इफेक्टिव स्टिफनेस वो प्रपोज करता है, क्रैक स्टिफनेस, उसके मुताबिक यहाँ पे आके एक्शंस को या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को चेंज कर देना है। तो फॉर एग्जांपल इस तरह के टेबल्स आपको मिलेंगे बिल्डिंग कोड्स में, जो बताएंगे कि बीम्स के केस में ये फ्लां एक्शन जो है उसको यूं चेंज करें और फ्लां को दूसरी तरह चेंज करें। इस तरह के समरी टेबल्स भी आपको मिल जाएंगे। ये मैंने एक रेफरेंस टेबल लिया हुआ है इस रेफरेंस से, और इसमें उन्होंने कंपाइल किया हुआ है हर एलिमेंट के लिए कि साइज्मिक एनालिसिस के लिए कौन से क्रैक स्टिफनेस मॉडिफायर्स यूज करने चाहिए और कोरिस्पॉन्डिंग ई टैब्स में वो एंट्री कौन सी बनती है। लेकिन ये जो मॉडिफायर्स हैं ये लेटेस्ट बिल्डिंग कोड के मुताबिक नहीं है, सो ये हो सकता है कि आपके नंबर्स के साथ मैच ना करें। इसी तरह शीयर वॉल्स में जैसे मैंने बताया कि आपने F22 को चेंज करना है और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग को भी काफ़ी कम कर देना है, 0.25 कर देना। और आपने इंश्योर किया होगा ऑलरेडी कि आउट ऑफ प्लेन डायरेक्शन में कोई मोमेंट ट्रांसफर ना हो शीयर वॉल के ऊपर, जो उसकी वीक डायरेक्शन है उसमें। सो मेंबर्स को ड्रॉ करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं ई टैब्स में। ये सारी ड्राइंग टूल्स अवेलेबल हैं, तो ये ऐसे ही जैसे ऑटोकैड होती है कि हर पॉसिबल आप ड्राइंग व्यू देख के उसमें एलिमेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसको मैं स्किप करूंगा और आई एज्यूम कि ये आप बेसिक जो ट्यूटोरियल्स हैं उनसे ये चीज़ें सीख लेंगे और इनको कंप्लीट करके आप कंप्लीट स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री भी बना सकते हैं। अब वाइल एक्चुअली मॉडलिंग और ड्राइंग द मेंबर्स, डिफरेंट ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, मसलन रेफरेंस पॉइंट्स का इस्तेमाल, रेफरेंस प्लेन्स का इस्तेमाल। इसके अलावा भी और भी कई ट्रिक्स हैं जो आप खुद डेवलप कर सकते हैं जिससे आप कन्वीनियंट हों। मकसद सिर्फ ये है कि जो ज्योमेट्री रियल स्ट्रक्चर की है वो एग्जैक्टली विदाउट एनी इजम्पशंस, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इजम्पशंस, वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर भी जो है वो मॉडल कर लें। सो यहीं तक सिर्फ रखेंगे डिस्कशन को अभी, और आगे फिर नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। अभी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो काइंडली पूछ लें यहाँ तक की डिस्कशन में। पहला क्वेश्चन ये है कि while defining slabs we get an option in E-tabs for slab definition as thin shell or thick shell, membrane and layered. Is this thin shell and thick shell selection criteria same as for thick plate and thin plate? जी बिल्कुल यही है। इसमें जो थिक और थिन की फॉर्मुलेशन है उसका ताल्लुक सिर्फ आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग के साथ है, सो उसका ताल्लुक मेम्ब्रेन एक्शन के साथ नहीं है। सो जब आप थिन शेल कह रहे हैं तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इस शेल एलिमेंट के अंदर जो आउट ऑफ प्लेन एक्शन है वो थिन प्लेट की फॉर्मुलेशन वाला होना चाहिए, तो ये एक ही चीज है। How can we ensure the code clause that 25% seismic force should be resisted by frame and 75% by shear wall? So ये एक्चुअल में कैसे करेंगे, अगले पॉइंट में वो ये कह रहे हैं। सो बेसिकली और इनको खुद आइडिया है ऑलरेडी कि सेक्शन कट इस्तेमाल करेंगे हम। सेक्शन कट का इस्तेमाल करके रिजल्टेंट शीयर फोर्सेस देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में सेलेक्टिवली। सो हम एक सेक्शन कट बनाएंगे जिसमें सारे के सारे बेस के कॉलम्स डाल देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो फोर्सेस आ जाएंगी, बेस शीयर आ जाएगी जो फ्रेम ले रहा है। और फिर एक सेक्शन कट बनाएंगे जिसमें सिर्फ शीयर वॉल्स को काटेंगे बेस के ऊपर, तो ये वो फोर्सेस आ जाएंगी जो आपके पास आपका शीयर वॉल ले रहा है। तो इन दो शीयर फोर्सेस का जो रेशो है वो इस कोड की क्लॉज के मुताबिक होना चाहिए। लेट से नहीं है तो अब क्या किया जाए, इनकी रिलेटिव स्टिफनेसेस को वेरी करें, क्योंकि ये अपनी अपनी स्टिफनेस के मुताबिक लोड ले रहे हैं ना। फ्रेम अपनी स्टिफनेस के मुताबिक ले रहा है, शीयर वॉल अपनी के मुताबिक ले रही है। सो इनकी रिलेटिव स्टिफनेसेस को वेरी करें
और यानी दूसरे मानों में shear wall अगर ज़्यादा ले रहा है तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करें, अगर फ्रेम ज़्यादा ले रहा है तो फ्रेम को थोड़ा सा सॉफ्ट करें। सो सॉफ्ट करने का क्या मुराद है कि अगर थिकनेस कम की जा सकती है, कुछ एलिमेंट्स रिड्यूस किए जा सकते हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये सारे वो डिज़ाइन एक्शंस हैं जो करने पड़ेंगे आपको अगर आपने ये क्लॉज एग्जैक्टली फॉलो करनी है। सो सेक्शन कट तो बड़ा सिंपल है। आई थिंक मेरे पास ई टैब्स ऑलरेडी ओपन है, सो मैं आपको उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन अभी दिखाता हूँ। सो ये ई टैब्स मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, सो मैं इसमें एक सैम्पल टेम्पलेट मॉडल ओपन करके सेक्शन कट की जो फंक्शनैलिटी है वो आपको दिखा देता हूँ। सो लेट्स से बस एक डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट है, फ्लैट स्लैब टेम्पलेट जो है, ये डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। सो इसमें लेट्स से मैं कोई लेटरल एनालिसिस का भी जल्दी से लोड केस बना लेता हूँ और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ लेट्स से मैं एक लेट्स से EQ-X करके और एक साइज्मिक का ASC 7-16 का मैं एक लोड पैटर्न ऐड कर देता हूँ और ऑटोमेटिकली लोड केस भी ऐड हो गया होगा। सो आप इसको क्विकली रन करें। आप दोनों काम कर सकते हैं। आप सेक्शन जो है वो पहले से डिफाइन भी कर सकते हैं, यहाँ से डिफाइन सेक्शन कट्स, और सेक्शन कट के अंदर आप दो तरीके से सेक्शन बना सकते हैं। एक तो आप पहले एलिमेंट्स को ग्रुप में जोड़ लें, उनका एक अलग ग्रुप डिफाइन कर लें और फिर ग्रुप को यहाँ पे लिस्ट में जो ग्रुप है वो सेलेक्ट कर लें। सो ग्रुप तो जो हर एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट एक ही ग्रुप का एलिमेंट होता है शुरू में और उसका नाम होता है ऑल, अनलेस कि आप कोई ग्रुप नया बनाएं तो आप डिफाइन न्यू ग्रुप भी कर सकते हैं इससे पहले, अगर आपने ये ऑप्शन यूज करनी है। और दूसरी जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है वो ये है कि जिसमें आप एक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपरली जो कट कर रहा हो आपके प्लेन को, वो कटिंग प्लेन बेसिकली आप डिफाइन करें। और वो आप कैसे करेंगे कि उस कटिंग क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देंगे। तो बेसिकली ये एक तरह का आप एक रेक्टेंगल कह लें जो आप डिफाइन करेंगे हाइपोथेटिकली, और वो जो एलिमेंट उस रेक्टेंगल से कट हो रहा होगा उसकी फोर्सेस जमा होके आपको सेक्शन कट के रिजल्ट्स में मिल जाएगा। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, मतलब इसको रहने देते हैं। ग्रुप्स वाली ऑप्शन यूज कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि कौन से रिजल्ट्स हैं जो सेक्शन कट के रिजल्ट में शो हों। लेकिन इससे भी आसान ये है कि आप सेक्शन कट पहले से डिफाइन ना करें, बल्कि देखें एनालिसिस के बाद आप डायरेक्टली ये ड्रॉ और सेक्शन कट्स में जाके फिजिकली भी आप वो कट ड्रॉ कर सकते हैं और उस कट में जितने भी एलिमेंट्स जो है वो आ रहे होंगे या कट रहे होंगे दूसरे मानों में, उनकी फोर्सेस सम अप होके आपको रिजल्टेंट फोर्सेस मिल जाएंगी। तो दोनों तरह से किया जा सकता है। अगर आपकी ज्योमेट्री ऐसी है कि एक दफ़ा आप सिर्फ फ्रेम को काटें और दूसरी दफ़ा सिर्फ शीयर वॉल को काटें और फिर इनकी दोनों की फोर्सेस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का यानी शीयर का रेशो लेके देखें कि ये उस फार्मूला पे पूरा उतर रहा है या नहीं। तो लेट्स से मैं अगर क्विकली इस एनालिसिस को रन कर देता हूं और अब इसमें ELF भी रन हो गया है और लेट्स से मैं ये इसका कोई सेव कर देता हूं इसको जल्दी से। आई होप कि ये छोटा सा मॉडल है सो फौरन रन हो जाएगा। सो अब इसमें ELF भी लेट से रन हो गया। सो हम पहले काम तो ये करते हैं कि बेस शीयर की अपनी वैल्यू जो आपके सेक्शन ओवरऑल ग्लोबल स्टोरी रिस्पॉन्सेज से आ रही है वो देख लेते हैं क्या है। और फिर अगर आप सेक्शन कट लगाएं इसकी बेस के ऊपर और उसमें सारे एलिमेंट्स को काट दें तो फिर जो फोर्स आएगी वो भी आप देख सकते हैं और वो वही नंबर आना चाहिए बाय द वे बेस शीयर का जो आपके पास ग्लोबल स्टोरी रिस्पॉन्सेज से आ रहा है। लेट्स से अब आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए होंगे। मैं स्टोरी रिस्पांस प्लॉट्स में जाता हूं और लेट्स से बेस शीयर देखते हैं जो भी हमने ये लोड केस अभी डिफाइन करवाया है EQ-X, और इसमें जो बेस शीयर है वो है ये कोई नंबर है -177। ठीक है। सो अगर हम एक सेक्शन काटें जो बेस में से गुजर रहा हो और उसमें सारे कॉलम कट रहे हो तो नंबर वही आना चाहिए 177। सो लिहाजा हम जाएंगे इसमें, इसको पहले तो क्लोज कर लेते हैं
और फिर इसका 3D व्यू बना लेते हैं। इस 3D व्यू को मैं लेट से रोटेट करके एक ऐसा व्यू कैलकुलेट निकाल लेता हूँ जिसमें मैं ये सारे बेस कॉलम को सेलेक्ट कर सकूं। अब मैं जाता हूँ ड्रॉ और फिर सेक्शन कट्स, ड्रॉ सेक्शन कट्स। आई थिंक पहले मुझे वो व्यू या वो फोर्सेस का व्यू निकालना पड़ेगा जो जिनको सम करना है मैंने सेक्शन कट में। सो पहले मैं जाता हूँ फोर्सेस में, shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वाले में, और चूंकि मैं V22 देखूंगा इस केस में बिकॉज मैं स्टोरी shear को सम करना चाह रहा हूँ, तो ये V22 का व्यू आ जाना चाहिए, shear 22, और ये EQX के कॉरेस्पॉन्डिंग आना चाहिए। सो ये मेरा EQX के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोरी shears आ गई हैं, बेसिकली हर एलिमेंट की shear आ गई है। सो बस सिंपली मैं ड्रॉ में जाऊंगा, ड्रॉ सेक्शन कट, और मैं एक सेक्शन कट यूं ड्रॉ कर दूंगा। इसमें मैं इंश्योर करूंगा कि सारे बेस के कॉलम्स कट रहे हों। तो अब आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो इन सारे बीम्स की, सॉरी इन सारे कॉलम्स की आ जाएंगी, और वो ये हैं। सो अगर आप इसमें देखें तो वन डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स है वो -177 है, वो वही है जो बेस शीयर की फोर्स वैल्यू थी। सो देखें यूं आप अपनी मर्जी से सेक्शन काट के और वैल्यूज को सम करके देख सकते हैं, और इसी तरह आप फ्रेम को अलहदा सेलेक्ट करें, शीयर वॉल को अलहदा करें, फ्रेम को व्यू में से निकाल दें, सिर्फ शीयर वॉल को व्यू में रहने दें। सो ये डिफरेंट ऑप्शंस आप कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट्स उसमें कटेंगे उनका फोर्सेस का सम आपके पास आ जाएगा। राइट साइड ऑफ द सेक्शन कट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन कट, जाहिर है ये बराबर होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेक्शन जब भी काटा जाता है तो जो फोर्सेस एक तरफ होती हैं वही दूसरी तरफ होती हैं इक्विलिब्रियम के लिए। सो यूं आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं एनालिसिस के बाद भी, ठीक है। सो आई होप कि इससे आपको हेल्प मिलेगी जो क्वेश्चन था जिनका। सो एनी फर्दर क्वेश्चन? सर वो आरएसए के लिए डिफरेंट डैम्पिंग रेशियो हो तो फिर कैसे होगा? जी जी बिल्कुल, उसमें वो तो बड़ा सिंपल सा है कि उसमें डिफरेंट एम्पिरिकल एक्सप्रेशंस भी हैं और डिफरेंट ऐसी एक्सप्रेशन जो इन इलास्टिक स्पेक्ट्रा की बेस पर बनाई गई हैं। ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जो डिफरेंट डैम्पिंग के इफेक्ट को अकाउंट कर लेती हैं, स्पेक्ट्रा को मॉडिफाई कर देती हैं आपकी डिफरेंट डैम्पिंग वैल्यूज़ के लिए। तो ई टैब्स में ये ख्याल ऑटोमेटिकली रख लिया जाता है। सो वो अगर आपकी डैम्पिंग जो स्ट्रक्चर में गिवन है वो डिफरेंट है आपके स्पेक्ट्रा की डिफाइंड डैम्पिंग से, जो कि अक्सर नहीं होता बिकॉज आरएस से किया जाता है कोड बेस्ड डिज़ाइन के तौर पे, और कोड में फिक्स डैम्पिंग रेशियो है 5%। ये जो एक्चुअल डैम्पिंग इस्तेमाल करना यानी इसको कम करना या स्ट्रक्चर की रियल डैम्पिंग के बारे में रिसर्च करके इस्तेमाल करना, ये जो है ये नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस या परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन वगैरह के कॉन्सेप्ट। मोस्टली जो आरएसए में डैम्पिंग है वो 5% फिक्स कर ली जाती है। सो इसलिए ये इशू आम तौर पे नहीं आता। सो एनी अदर क्वेश्चंस? सर जो टाइम पीरियड की वैल्यूज है डिफरेंट फ्रेम टाइप्स के लिए, वो एसआई के लिए जो ब्रैकेट्स में लिखी है यूबीसी में वो है या जो बाई वैल्यू है? ये अब मैं नहीं बता सकता बगैर ओपन किए, और अभी मैं ओपन भी नहीं कर सकूंगा बिकॉज मेरा ये जो कंप्यूटर है ये हैंग हो चुका हुआ है। सो ये अब आप को मैं बाद में देख के बता दूंगा कि इसमें एसआई वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं और यूएस कस्टमरी की वैल्यूज़ कौन सी हैं। और सर सिस्मिक कोएफिशिएंट एनए और एनवी के लिए ये मैटर नहीं करेगा हम जिस मर्जी उसमें डिस्टेंस की वैल्यू ऐड करें, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ किलोमीटर्स में डिस्टेंस। जी हाँ, ये जो यूनिट्स के इश्यूज हैं ये ऑटोमेटिकली आप समझ लें कि सॉफ्टवेयर हैंडल कर लेता है। इसके बारे में आप वो टेंशन ना लें। ये ख्याल उन्होंने जब भी कोई भी टेबल बिल्डिंग कोड का एम्बेड किया जाता है तो उसको सारे यूनिट्स में उसका ख्याल रख लिया जाता है। सो आप अपनी वैल्यूज़ अपने यूनिट्स में पुट करेंगे जो आपके मॉडल के यूनिट्स चल रहे हैं, और वो खुद ब खुद इसका कर लेगा ऑटोमेटिकली कवर।
अनलेस के वो ब्रैकेट में आगे लिखा हो कि आपने स्पेसिफिकली ये वैल्यू इन्हीं यूनिट्स में पुट करनी है। सो एनी अदर क्वेश्चंस? सो अगर नहीं तो फिर ये सेशन एंड करेंगे यहीं पे, और रात को उम्मीद है कि मैं ये जो भी डिस्कशन अभी की है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वीडियो लेक्चर है वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें भी आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया मिल जाएगा। सो अगले सेशन में इसको इस डिटेल टॉपिक को जो लीनियर इलास्टिक मॉडलिंग वाला टॉपिक था इसको क्लोज करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, देखते हैं नॉन लीनियर मॉडलिंग की तरफ जाएंगे। सो ऑलरेडी आपकी बेस ऐसी बन गई है कि इसी मॉडलिंग बैकग्राउंड के अंदर नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज अगर डाल दी जाएं आपके एलिमेंट की या मटेरियल की तो वही मॉडल नॉन लीनियर बन जाएगा। सो आई थिंक मैं ई टैब्स को ही कंटिन्यू करूंगा। शुरू में मेरा ख्याल था कि मैं परफॉर्म 3D पे जाऊंगा नॉन लीनियर मॉडलिंग के लिए, लेकिन आई थिंक ई टैब्स पे इतनी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं हम कि इसी को नॉन लीनियर मॉडलिंग के लिए यूज़ कर लें, और ये ज़्यादा इजी भी है कंपेयर टू परफॉर्म 3D, रिलेटिवली इजी है। सो इसी सेशन को एंड करेंगे अब इंशाल्लाह, फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।